नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल के प्रत्येक कोने कोने में जाकर झांक आएंगे, प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से विचार करेंगे और एक ही वीडियो में पूरे आदिकाल को समाप्त कर देंगे। कुछ भी नहीं बाकी रहेगा, पूरा निचोड़ कर रख देंगे पूरे के पूरे आदिकाल को। आदिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है आदिकाल, दूसरे का भक्तिकाल, तीसरे का रीतकाल, चौथे का आधुनिक काल। आदिकाल को जो है वीरगाथा काल कहा जाता है, भक्तिकाल को क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। दोस्तों चलिए इन चारों में से आज सबसे पहले वाले एक शुरुआती काल को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको आदिकाल के बारे में मिल जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पढ़ रहे हैं हम आदिकाल। आदि शब्द, काल है समय है, लेकिन कैसा है, आदि। आदि जो है, आदि का विलोम होता है दोस्तों, आप जान लें, आदि का विलोम अंत होता है। अंत माने एकदम अंतिम छोर, तो उसका विलोम आदि है। आदि माने एकदम शुरुआती दौर, शुरुआती छोर। तो स्पष्ट होता है कि हम हिंदी साहित्य का शुरुआती सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम आदिकाल है। आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं दोस्तों। और ऐसे नोट, ये मैं खुद अपने हाथ से नोट बनाया हूँ आपके लिए दोस्तों। बहुत समय जाग जाग कर आपके लिए एक परफेक्ट नोट मैंने तैयार किया है, और आप देखेंगे यूट्यूब पर ऐसे नोट तो लोग बेच रहे हैं। जी हाँ, ऐसे नोट लोग बेच रहे हैं पैसों में, लेकिन यहाँ पैसों की कोई बात नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर केवल और केवल ज्ञान को बांटा जाता है, और वो भी फ्री में। एक भी पैसा आपसे नहीं चाहिए, बस चाहिए आपसे इतना कि आप इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, तुरंत नीचे शेयर का बटन है उसको टच करिए, व्हाट्सएप को टच करिए। इसके बाद जितने भी व्हाट्सएप में आपके लोग हैं, सभी के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस इतना आपको करना है, एक भी पैसा नहीं आपको देना है। बाकी आपकी मर्जी है, लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें। फिलहाल अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने वीडियो के शुरुआती भाग को, क्या इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग आदिकाल की जो है पूर्व पीठिका जानेंगे। जी हाँ, आदिकाल की पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका का क्या मतलब होता है दोस्तों? पूर्व माने पहले, पीठिका माने कोई बात। जैसे हम आपसे कह दें कि वो जा रहा था और गड्ढे में गिर गया, उसने उसे निकाला, लेकिन वह आ गया, उसने जो है दोनों को परेशान कर दिया और दोनों को मारकर भगा दिया, और उसने कहा कि ये बात अच्छी बात नहीं है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं, क्योंकि इसकी आप पूर्व पीठिका नहीं जान रहे हैं। अगर इसके पहले की बात अगर आप जानते होते कि वो जो घर से निकला था, गड्ढे में गिरा था, उसका नाम राम है, जो उसको गड्ढे से निकाला था उसका नाम श्याम है, और जो तीसरा बीच में आया था उसका नाम मोहन है, तो आपको एक कहानी समझ में आ जाती। ठीक वही बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास तभी आपको समझ में आएगा जब इसके पहले की कहानी पूर्व पीठिका को आप जाने रहेंगे। तो चलिए आदिकाल के पूर्व पीठिका को जानते हैं कि क्या कुछ इसमें खास दिया गया है। तो ये आप पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो भी पद्य साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की रचनाएं, कवियों के बारे में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को। जी हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास को एक लोगों ने नहीं, कई लोगों ने लिखा। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल इत्यादि कई भाग हैं, तो ऐसे ऐसे कई लोगों ने इसका भाग बनाया, और सब लोगों ने अपने अपने अनुसार हिंदी के साहित्य के इतिहास को लिखा कि पहले हिंदी के बारे में क्या क्या हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। तो इस विकास के लिए जो इतिहास लिखे गए हैं, उन इतिहासों के लेखकों का नाम पूछा जाता है, या उस इतिहास के बारे में कुछ और डीप का नॉलेज आपसे पूछ लिया जाता है। तो चूँकि हम कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए प्रत्येक इतिहास ग्रंथ पर, प्रत्येक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, बस खत्म, काम ही खत्म है इसका, छुट्टी, एक बार केवल देख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब बढ़ते हैं धीरे धीरे और देखते हैं एक एक पॉइंट को एक एक करके। चलिए सबसे पहले दोस्तों हमको एक लाइन मिल रही है, पहला प्रयास। किसका प्रयास? इतिहास लिखने का प्रयास। साहित्य का इतिहास लिखने का पहला जो प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच का था गारसा द तासी ने। जी हाँ, गारसा द तासी ने किया। क्वेश्चन बनना शुरू दोस्तों, क्वेश्चन बनना शुरू। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कलम कापी लेकर बैठिएगा। अगर गहन नोट डाउन करना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो कलम पेपर लेकर बैठिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण हो उसको नोट करते चलिए।
तो इतिहास लिखने का हिंदी का साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसने किया? गारसा दा तासी ने किया। बात करते हैं तो इन्होंने जो लिखा पहला प्रयास करके इतिहास को, उसका नाम क्या था? बहुत बार परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है इस्तवार दाला लितरेरूर ये हिंदुस्तानी एंदुई ए हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, इस्तवार दाला लितरेरूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। आपको इस लग ही रहा होगा दूसरी भाषा का शब्द। जी हाँ, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। टोटल हिंदी का इतिहास गारसा दा तासी ने किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। तीनों बातें आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। गारसा दा तासी कहाँ का विद्वान था? तो फ्रेंच विद्वान था। और पहला जो प्रयास किया इतिहास लिखने किसने किया? गारसा दा तासी ने किया। उसके ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दाला तेंदुई ये हिंदुस्तानी है। किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, यह पुस्तक 2 भागों में। जी हाँ, इसका एक भाग पहले लिख के प्रकाशित कर दिया गया, इसका नया वर्जन, नया संस्करण कुछ दिनों बाद प्रकाशित किया गया। तो पहला जो वर्जन इसका प्रकाशित किया गया, पहला संस्करण, वो 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में। कहाँ मुद्रित हुआ, कहाँ छापी गई ये किताब? तो पेरिस में मुद्रित हुई थी। कहाँ दोस्तों? पेरिस में। तो सन तो आपसे बहुत नहीं पूछा जाएगा हमको लगता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कहाँ मुद्रित हुई थी। लितरेरूर तेंदुई हिंदुस्तानी किताब जिसको गारसा दा तासी ने लिखा है, तो पेरिस में मुद्रित हुई थी। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लाइन है, 1871 ईस्वी में यह पुस्तक 3 भागों में बांटी गई। जी हाँ, इस दोनों को असेंबल किया गया, एक में किया गया, इसके बाद इसका 3 भाग कर दिया गया। ठीक है ना। और ये जो है इसका द्वितीय संस्करण था, दूसरा वर्जन था। ये पहले संस्करण में, पहले वर्जन में 2 भाग बने, 1839 1847। इसका दूसरा वर्जन, दूसरा संस्करण पेश किया गया, जिसमें इसके 3 भाग कर दिए गए। कै भाग दोस्तों? 3 भाग कर दिए गए। ये इंपॉर्टेंट है। कब? 1871 ईस्वी में। ये पहला इतिहास की चर्चा हो रही दोस्तों। चलिए आगे है, इस पुस्तक में कुल 738 कवि हैं, जिसमें ये आप याद रखिएगा 72 हिंदी के कवि हैं। 738 कवियों में 72 कवि केवल हिंदी के हैं, जिसको गारसा दा तासी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ लितरेरूर तेंदुई हिंदुस्तानी में उनका जिक्र किया है। चलिए आगे, बाद में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। किस भाषा में था ये? तो फ्रेंच भाषा में था। और इस टोटल पूरे ग्रंथ का जो है अनुवाद कर दिया किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और जब हिंदी भाषा में अनुवाद किया तो उसका नाम बदल दिया। क्या नाम लग दिया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। जी हाँ, हिंदुई साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, नहीं तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। हिंदुई साहित्य का इतिहास लिख करके इसको हिंदी भाषा में टोटल कन्वर्ट करके प्रकाशित किया सन 1952 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सन 1952। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 ईस्वी में। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो ये आपका पहली लाइन है। आपकी पहली लाइन कह रही है कि साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये आपका। साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया। मूलतः सबसे पहले उसको हिंदी भाषा में लिखा ही गया। वो पहला ग्रंथ कौन सा है? तो पहला तो आपका फ्रेंच भाषा में था, लेकिन हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। याद रखिएगा, आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भाषा काव्य संग्रह है। और जो है भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? तो वो है आपके महेश दत्त शुक्ल। जी हाँ, महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का पहला साहित्य इतिहास लिखा, जिसका नाम है दोस्तों काव्य संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बने रहिएगा दोस्तों, अगर आप एक बढ़िया जानकारी चाहते हैं आदिकाल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका इतिहास के ही संबंध में। हिंदी भाषा में लिखा हुआ दूसरा ग्रंथ। हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ क्या था? तो आपने इसके पहले देखा, यहाँ पर पहला ग्रंथ क्या था दोस्तों? तो पहला ग्रंथ आपका था भाषा काव्य संग्रह। लेकिन हिंदी भाषा में ही लिखा गया दूसरा जो है ऐतिहासिक ग्रंथ कौन था? तो दूसरे का नाम है जो है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा हुआ शिव सिंह सरोज। ये रचना है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर। तो आसानी से याद कर सकते हैं, नाम मैच कर रहा है। तो शिव सिंह सेंगर ने दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा, शिव सिंह सरोज। और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं इसके बाद का हिंदी इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन। एक फिर इंपॉर्टेंट नाम आ गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन।
इनका नाम आपको जब तक हिंदी इतिहास पढ़ेंगे तब तक बार बार मिलता ही रहेगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये विद्वान है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, क्या लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने? उन्होंने एक इतिहास लिखा जिसका नाम है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको किसने लिखा है? तो इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है 1888 ईस्वी में। तो सन तो कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन रचनाकार का नाम याद रखिएगा। ऐतिहासिक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने इसको लिखा है। चलिए, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा और अगर बात करते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया। और एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास यही था। काफ़ी विद्वानों ने कहा कि सही माने में सच्चे अर्थों में पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो यही था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, ये लेखक हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे है डॉक्टर किशोर लाल गुप्त। यहाँ एक नाम आया नया, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। किसका दोस्तों? तो लिटरेचर ऑफ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया। किसने? डॉक्टर किशोरी लाल ने। इन्होंने नाम इसका बदल दिया और नाम रख दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। जी हाँ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और इसका जो है किसने किया हिंदी अनुवाद? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया है, याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार साहित्य का क्षेत्र भाषा की दृष्टि से निर्धारित किया। भाषा की दृष्टि से इसके क्षेत्र को बांटा है। जी हाँ, ये सब याद रखिएगा। तो 2 अनुवादक आपको मिले हैं दोस्तों। कितने? 2। सबसे पहले आपने पढ़ा था यहाँ जो है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है इस्तवार दलाल तेंदुए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है, गासा दत्तासी ने लिखा है, उसका जो है अनुवाद किया था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वास्तव में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, उसका भी जो है हिंदी में अनुवाद किया। आप देख सकते हैं किसने हिंदी में अनुवाद किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। तो आगे लाइन में पहुंचते हैं तो यहाँ एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ किसके द्वारा है? महेश दत्त शुक्ल के द्वारा है, भाषा काव्य संग्रह। इसको एक बार पुनः दोहरा दिए, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा का विकास क्रम निर्धारित किया था भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। उसका जो क्रम है याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले चारण काल है यानी आदिकाल, फिर धार्मिक काल है यानी धार्मिक काव्य है, और प्रेम काव्य है यानी भक्ति काल, फिर दरबारी काव्य है यानी रैत काल का वर्णन किया है। तो इस प्रकार इन्होंने 4 चरण बताए हैं, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। ठीक है, चलिए और देखिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ दोस्तों, ग्रियर्सन ने ही, जी हाँ जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही, हमने कहा था इनका नाम कई बार आएगा, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, वो भक्ति काल है। लेकिन भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा किसने? तो वो हैं अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और पॉइंट को। चलिए तो यहाँ पर आता है मिश्र बंधुओं का नाम। जी हाँ, मिश्र बंधुओं का नाम कहा गया है। अगला साहित्य इतिहास मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा। मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा? तो मिश्र बंधुओं ने लिखा। नाम मैली टैली कर रहा है, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली एक बात है कि मिश्र बंधुओं में कोई एक व्यक्ति मिश्र बंधु नहीं है, मिश्र बंधुओं में 3 कवियों का संग्रह है, जो है आपको याद करना होगा। गणेश बिहारी, दूसरे श्याम बिहारी, तीसरे सुखदेव बिहारी। 3 कवियों को मिश्र बंधु कहा जाता है आपस में हिंदी साहित्य के कवियों में। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी 3 ऐसे कवि हैं जिनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। जब मिश्र बंधु का नाम हो तो आप जान लो ये तीनों की कलाकारी है, इन तीनों ने कुछ लिखा है, कुछ किया है। ठीक है, इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर दीजिएगा गस्सु। जी हाँ, गस्सु तो कभी नहीं भूलेंगे, गस्सु याद रखिएगा। गा से गणेश बिहारी, सा से आधा सा से श्याम बिहारी और सु से सुखदेव बिहारी, ये याद रखिएगा तो आपको तीनों का नाम याद हो जाएगा। ऐसे आपको समय समय पर ट्रिक मिलते रहेगा दोस्तों, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ट्रिक को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो मिश्र बंधुओं के नाम याद करने का ट्रिक है गस्सु। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं।
तो यह ग्रंथ जो है कौन सा, मिश्रबंधुओं का मिश्रबंधु विनोद, यह जो है 4 भागों में डिवाइड है, जिसका 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। इसमें जो है 4591 कवियों का वर्णन है, कोई खास नहीं आपके लिए। बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं अपने कुछ अगले पॉइंट को। चलिए, बहुत मेहनत से नोट बनाते हैं आपके लिए दोस्तों, बस एक ही काम आपको करना है, केवल शेयर करना है दोस्तों। व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हों या ना हो, आप सबके पास एक बार ज़रूर इसको भेज दीजिए। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अगले और बिंदुओं पर। अच्छा हाँ, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब आ गया उनका नाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आया है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। याद रखिएगा, सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के नाते ही इसको परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है आप गिन नहीं पाओगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सिंपल साधारण हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, और इसे हिंदी साहित्य के इतिहासों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए सबसे ऊंचे स्थान पर इसको स्थान प्राप्त है दोस्तों। तो ये हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक पॉइंट। आगे है, यह नगरीय प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें 1000 कवियों को शामिल किया गया है। जी हाँ, कितने कवि हैं, 1000 कवि। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधु माने तीनों लोगों ने आचार्य राम शुक्ल के इतिहास को क्या कहा है, कविवृत्त संग्रह कहा है। याद रखिएगा, आचार्य राम शुक्ल के इस ऐतिहासिक ग्रंथ को, हिंदी साहित्य के इतिहास को शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु तीनों लोगों ने क्या कहा है, कविवृत्त संग्रह कहा गया है। कई बार इसको पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अगले और पॉइंट को। तो यहाँ पर आपका ये एक नया पॉइंट देखिए आ गया है, क्या है, सन 1917 ईस्वी में एडविन ग्रीव्स, याद रखिएगा ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है, आप चौंक जाते हो और गलत करके चले आते हो, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हिंदी का तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन हिंदी का है। ये एडविन ग्रीव्स ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। जी हाँ, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसको लिखा किसने लिखा, एडविन ग्रीव्स ने लिखा है। नाम याद रखिएगा, एडविन ग्रीव्स जो कि हिंदू कवि नहीं था, सॉरी, जो कि इंडियन भारतीय कवि नहीं था, लेकिन विदेशी कवि होते हुए भी उसने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास को उसने लिखा। कौन, क्या नाम है, एडविन ग्रीव्स। और यह कितने भागों में विभक्त था, 5 भागों में। और 1920 की बात करें तो FEK ने, जी हाँ FEK ने किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। दोनों को याद रखिएगा, एक है ए हिंदी ऑफ हिंदी लिटरेचर, एक है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं FEK और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। जी हाँ, एडविन ग्रीव्स। जब स्केच की बात आ जाए तो एडविन ग्रीव्स आप नाम रखोगे, याद रखोगे, और हिस्ट्री ऑफ हिंदी का नाम आ जाए तो फिर आप FEK याद रखोगे, है ना। स्केच की बात आए तो एडविन ग्रीव्स, है ना, एडविन ग्रीव्स। क्योंकि देखिए स्केच वगैरह बनाया जाता है, स्केच जब बनाया जाता है, कोई डिजाइन बनाया जाता है तो उसमें जो है ग्रे कलर का यूज होता है और ग्रे से ग्रीव्स हो गया, तो ऐसे याद रखना, एडविन ग्रीव्स ने लिखा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बिंदुओं को। ये पूर्व पीठिका पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी आदिकाल शुरू नहीं हुआ है और यहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए, तो यहाँ पर है सन 1848 में, यहाँ नाम याद रखिएगा, मौलवी करीमुद्दीन, यहाँ नाम याद रखिएगा, मौलवी करीमुद्दीन ने एक इतिहास लिखा जो कि मुस्लिम कवि थे। उन्होंने लिखा तजाकिरा ई सुवराई हिंदी। याद रखिएगा, तजाकिरा ई सुवराई हिंदी उन्होंने लिखा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक इतिहास है, तजाकिरा ई सुवराई हिंदी, जिसको लिखने वाले हैं मौलवी करीमुद्दीन। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये उर्दू का लग भी रहा है देखने में, उर्दू कवि भी हैं तो याद हो जाएगा हमको, लेकिन एक
आप जरूर बात समझ में रखिए अपने कि जब ये पूछा जाएगा तज़ाकिरा-ए सूराई हिंदी के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में 4 मुस्लिम कवियों का नाम होगा, ऐसे ही मिलता जुलता। तो जानिएगा कि करीमुद्दीन को ही हम चुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 62 कवि हैं और काल क्रम का ध्यान रखा गया है। अब आते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर। क्या है, तो यहाँ पर जो है एक नाम आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है एक नहीं बल्कि तीन साहित्य इतिहास लिख डाला उन्होंने, जिसमें आपको तीनों क्रम से दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। जिसमें पहला हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये बहुत ही खतरनाक एरिया है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में इसको तो कई बार स्पेशली पूछा गया है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आप पेपर उठा के देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी का या फिर कोई हिंदी का पेपर, इसको बारंबार कई बार पूछा गया है। कौन सा, तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। बहुत खतरनाक एरिया है दोस्तों, हमने बना दिया है। धुआं धुआं चारों ओर उड़ रहा है, लेकिन हम इस धुएं को उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। एक अकेले इकलौते डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा, लेकिन उसकी आलोचना किया, आलोचनात्मक इतिहास लिख दिया दोस्तों। आलोचना माने किसी की कमी बताना, किसी की बुराई करना। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और 693 ईस्वी संधिकाल से 1693 ईस्वी भक्तिकाल के लिए जो इतिहास है उसको इसमें इन्होंने लिखा है। चलिए, संपूर्ण ग्रंथ जो है 7 भागों में डिवाइड है, इसको याद रखना। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, लेकिन स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दोस्तों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने कुछ और प्रमुख पॉइंट को। यहाँ हमने निचोड़ रख दिया है, सार रख दिया है। अब तक जो भी हमने पूर्व पीठ का पढ़ा दोस्तों, उसमें जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके रख दिया है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, फिलहाल एक एक पर सरसरी निगाह से चर्चा कर लेते हैं, तो हमको याद हो जाएगा, या 10 में जगह बना लगेगा। पहला ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ, यहाँ इतिहास ग्रंथ है, यहाँ इतिहासकार हैं। इस्तवार दला लितरेचर तेंदुए हिंदुस्तानी, लेखक कौन है, गारसादा तासी। दूसरा है हिंदुई साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इसी का जो है अनुवाद किया था हिंदी में, आप पहले पढ़ चुके हैं। और भाषा काव्य संग्रह, तो श्री महेश्वर दत्त शुक्ल ने, यह प्रथम हिंदी भाषा का जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है, आप जानते हैं। अगला है शिव सिंह सरोज लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ, लेखक कौन है, शिव सिंह सेंगर। ये दूसरा हिंदी भाषा का जो है साहित्य इतिहास था। आगे इंपॉर्टेंट है द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, एक ये है, इस्तवार दला लितरेचर है, एक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर है। तो इस्तवार दला लितरेचर जो है फ्रेंच भाषा में है, गारसातासी ने लिखा है, और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। आगे है मिश्र बंधु विनोद, तो आप जान रहे हैं 3 कवि इसमें हैं, तीनों ने मिलकर के लिखा है। आगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अभी आप जान चुके हैं। और बात करते हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो एडविन ग्रिप्स ने लिखा है, 5 भाग हैं। और लास्ट में बात करते हैं अगर जो है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की, तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है लिखा है एडविन ग्रिप्स ने। याद रखना, जब स्केच बनाते हैं तो क्या काम लगता है, तो स्केच बनाने में ग्रे कलर का काम लगता है, तो ग्रिप्स ने लिखा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, और अंतिम में एक उर्दू भाषा में लिखा गया हिंदी का इतिहास देखते हैं, तज़ाकिरा-ए सूराई हिंदी, लेखक कौन है, मौलवी करीमुद्दीन। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों को लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है दोस्तों। और आगे बढ़िएगा, तो आपका एक रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
दोस्तों जो अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं, सच्चे अर्थों में वो हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और एक सरकारी सीट हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोग अभी तक देखिए जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूर हासिल होगा। चलिए, प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को। और अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथों का सिलसिला। जी हाँ, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख ग्रंथों का श्रृंखला। इसे आप जो है नोट कर लीजिएगा और 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिलहाल जो पहले आपने पढ़ा वही महत्वपूर्ण था, ये भी कुछ महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। ठीक है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, लेकिन ये 1973 में, काफ़ी बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 2 लोगों ने लिखा है इस नाम से साहित्य इतिहास। पहले रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उसके बाद 1973 में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। आगे देखते हैं तो साहित्य का इतिहास दर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नलिन बिलोचन वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा, ये 1931 में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आपको 2-3 मिलेंगे, सन वाइज आप याद रखेंगे कि सन में क्या लिखा गया है, या फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में एक ही नाम दिया जाएगा जो सही होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा, तो और रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है ना। तो सन पे याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, समय के अनुसार जो हूँ। जैसे 1973 में अगर लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास तो उसको नगेंद्र ने लिखा, और 1931 में लिखा गया तो उसको रमाशंकर शुक्ल ने लिखा, और रामचंद्र शुक्ल को आप जान ही चुके हैं कब उन्होंने लिखा है। चलिए आगे है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है दोस्तों, कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास ने लिखा है। जी हाँ, ब्रजरत्न दास ने लिखा है। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को दोस्तों। तो इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन ने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए नाम ही अजीब है और पूछा भी जा सकता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास दोस्तों, पूरा नहीं, कितना, आधा इतिहास किसने लिखा है? तो सुमन राजे ने लिखा है, याद रखिएगा सुमन राजे। और एक काफ़ी अभी जल्दी में लिखी गई रचना है, लिखा गया इतिहास है। आप देख सकते हैं यहाँ सन दिया गया सन 2003 में। जी हाँ, सन 2003 में सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। ठीक, आगे है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ ने लिखा। जी हाँ, नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास इंपॉर्टेंट है, 2013 में लिखा गया, अभी हाल ही का है दोस्तों, 2013 में नीरजा माधव ने लिखा है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव ने लिखा है। तो ना से नारी, ना से नीरजा याद रखिएगा। आगे है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। जी हाँ, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। जी हाँ, इंद्रनाथ। और मॉडर्न और वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तो आप जान ही चुके हैं इसके पहले किसने लिखा है। बाकी यहाँ पर मॉडर्न हिंदी वर्नाक्युलर लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ, तो वहाँ ग्रिप्स ने लिखा, यहाँ इंद्रनाथ ने लिखा। आगे है ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी कोविद रत्नमाला तीनों के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हिंदी कोविद रत्नमाला है, इसको कई बार पूछा गया है। जी हाँ, इसको कई बार पूछा गया है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार भी आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे देखिए आगे है राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये किसने लिखा है? डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। जी हाँ, मोतीलाल मनेरिया। और राजस्थानी पिंगल साहित्य, इसको भी डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया ने लिखा है। तो कहीं भी राजस्थानी आ जाए उसको मोतीलाल मनोरिया ने ही लिखा होगा। पिंगल एक शैली थी आदिकाल की जो कि बहुत प्रिय शैली थी, बहुत मीठी बाणी थी उसमें। चलिए, हिंदी वीर काव्य नामक इतिहास लिखा डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। आधुनिक हिंदी का आदिकाल
श्री नारायण चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी को लिखा नंदुलाल वाजपेयी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा नंदुलाल वाजपेयी ने। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने दोस्तों। और हिंदी साहित्य विमर्श लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। और एक यहाँ पर आपको मिलता है कविता कौमुदी लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने। और भाषा काव्य संग्रह, जो कि इम्पोर्टेंट है, महेश दत्त सुग ने लिखा है। तो इतनी रचनाएं हैं, 31 रचनाएं हैं, ज़्यादा नहीं हैं। रचनाएं क्या हैं? साहित्य का इतिहास है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको सब आराम से याददाश्त में ये अपनी जगह आपके बना लेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। और अब जो है ऐसा एरिया, ऐसा फैक्टर, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि परीक्षाओं में निश्चित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। ऐसा एरिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम सर्च करके कई किताबों से खोज करके आपको जो है, जो भी मेन है, जो भी मुख्य है, उसको यहाँ पर अब नोट करके आपके सामने दर्शा रहे हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनका नामकरण। नामकरण को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आदिकाल को इस नाम से किसने कहा, रीतिकाल को फला नाम से किसने कहा। तो यहाँ हम जानेंगे कुछ कवियों ने इन चारों कालों का, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का अलग अलग नामों से पुकारा है। वो सभी नाम हम लोग जानेंगे। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। हमने कहा था शुरू में इनका नाम बार बार आएगा। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है क्या क्या कहा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है चारण काल कहा और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और लास्ट में इन्होंने लिखा है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। लिखा क्या है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ये काल विभाजन है। ग्रियर्सन ने जैसे सामान्य तौर पर रामचंद्र शुक्ल ने 4 भाग में बांटा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। लेकिन इन्होंने सभी इतिहास को इतने भागों में बांट दिया, 11 भागों में। सबसे पहले भाग को चारण काल कहा है, जिसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद दूसरा भाग बनाया, तीसरा बनाया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह से 11 भाग हिंदी साहित्य के इन्होंने बनाए हैं। 11वां भाग आपके सामने हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है चारण काल के अंतर्गत 9 काव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज या सारंगधर, ये सब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा, क्या आपको याद है मिश्र बंधुओं में 3 कवि कौन हैं? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। तो इसमें जो है इन्होंने जो है 5 भाग किया हिंदी साहित्य का। पहला भाग प्रारंभिक काल, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तभी आप पढ़ चुके हैं, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। तो पहला भाग बनाया प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल, 5वां वर्तमान काल। ठीक ना, तो ये जो है बना दिया। अभी आपसे इस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक काल को वर्तमान काल से किसने पुकारा या वर्तमान काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। अब रामचंद्र शुक्ल की देखते हैं, जो कि सर्वमान्य है, इसी को आप पढ़ते हो किताब में अक्सर। ये है आपका आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये 4 भागों में रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था। समय भी इसका इम्पोर्टेंट है, समय को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1050 से 1375 ईस्वी का आदिकाल है, 1375 ईस्वी से 1700 तक का आपका पूर्व मध्यकाल है, और 1700 से 1900 तक का आपका उत्तर मध्यकाल है, और 1900 से 1984 तक आपका आधुनिक काल है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये सर्वमान्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विभाजित किया गया किन खंडों में? तो 5 खंडों में संधिकाल, चारण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक ना, तो संधिकाल, चारण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल खंडों में किसने बांटा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बांटा। और यहाँ लास्ट में हम लोग देखते हैं
गणपति चंद्रगुप्त द्वारा आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। एकदम रामचंद्र शुक्ल जैसा इन्होंने विभाजन किया है। तो रामचंद्र शुक्ल का, गणपति चंद्रगुप्त का, दोनों लोगों का एक ही प्रकार का काल विभाजन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर नगेंद्र के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन हुआ है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी फेमस है, किताबों में आपको मिलता है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, ठीक ना। यहाँ ने इन्होंने आधुनिक काल को भी कई भागों में डिवाइड किया है। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावादोत्तर काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रगतिवादी युग या फिर प्रयोग काल, नवलेखन काल, ये सब बांटा है। डॉक्टर बच्चन का एक बार सरसे निगाह से देख लीजिए। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल और आदिकाल का नामकरण। जी हाँ, अब वह फैक्टर आ चुका है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदिकाल का नामकरण, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल को आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीर गाथा काल किसने कहा आदिकाल को, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और सिद्ध सामंत काल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। और वीर काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधिवाचारण काल कई बार पूछा गया, संधिवाचारण काल किसने कहा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। और आदिकाल किसने कहा है आदिकाल को, तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल को आदिकाल। अच्छा हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आपका देखिए छूट जा रहा था। आधार काल किसने कहा है आदिकाल को, आदिकाल को आधार काल कहने वाले हैं सुमन राजे। जी हाँ, सुमन राजे, याद रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आपका पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, चाहे जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, कोई परीक्षा हो, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप इतना जरूर याद कर लीजिए। आदिकाल को विभिन्न नामों से यहाँ विभिन्न कवियों ने पुकारा है। कौन नाम कौन कवि ने पुकारा है, तो याद रखिएगा। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजोपन काल महावीर प्रसाद, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद, संध्याचरण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और आधार काल सुमन राजे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीतिकाल का नामकरण देखते हैं। रीतिकाल को अन्य नामों से कितने लोगों ने क्या क्या कह के पुकारा दोस्तों, तो रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को क्या कहा था ग्रियर्सन ने, तो आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा था और रीतिकाल को रीतिकाव्य कह दिया। अच्छा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा दोस्तों, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। और रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा सबसे पहले किसने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। और बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है दोस्तों। और कला काल किसने कहा रीतिकाल को, कला काल किसने कहा, तो कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। जी हाँ, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा। किसको, आदिकाल को। आदिकाल का नाम पढ़ रहे हैं दोस्तों, रीतिकाल को, रीतिकाल का नाम पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। अब भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किया है किसने, तो किया है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने व फिर महेंद्र नाथ दुबे ने किया है। भाषा के आधार पर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भाषा के आधार पर जो है पृष्ठभूमि और उन्मेष काल और पूर्व भाग और उत्तर भाग, ये 4 भाग किया है। पृष्ठभूमि, उन्मेष काल, पूर्व भाग और उत्तर। ये उन्मेष काल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार। तो पृष्ठभूमि में अवहट्ट काल आता है, आप जानते हैं सबसे पहले भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, तब हिंदी। तो यहाँ पर सबसे पहले अवहट्ट को बताया है। उन्मेष काल में कौन सी भाषा थी, आपसे कई बार पूछा गया है, ब्रज भाषा ब्रजबुल, जो कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा है। पुरानी ब्रजी, खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहा जाता है, एवं अवधि काल, ये सब कहा गया है। पूर्व भाग इसका ब्रज भाषा, अवधि काल, और उत्तर भाग जो है खड़ी बोली, ये आधुनिक के नाम से इसको जान सकते हैं। तो बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो अब हम लोग शुरू करेंगे
आदिकाल को पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे आदिकाल को पढ़ना। अब तक तो हम आदिकाल की पूर्व पीठिका जान रहे थे, आदिकाल के पहले की कहानी, उसका बेस जान रहे थे, आधार जान रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से। पूरा का पूरा आदिकाल हम लोग समाप्त कर देंगे, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा आज दोस्तों। तो बने रहिएगा लास्ट तक, थोड़ा सा समय आपका लगेगा। एक एकांत स्थान ढूंढ लीजिएगा, ईयरफोन हो तो कान में लगा लीजिएगा, एक पेन एक कापी लेकर बैठ जाइएगा दोस्तों। तो तैयारी करना है आपको, सिलेक्शन लेना है आपको, अपना नाम रोशन करना है दोस्तों, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, साथ ही साथ हमारा भी नाम रोशन आप करेंगे दोस्तों, ऐसा विश्वास है। और उसके लिए आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबके पास इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को पहुंचा दीजिए दोस्तों अभी का अभी। वीडियो को लाइक करिए पसंद आ रहा हो, और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए तो आदिकाल को शुरू करते हैं। अब आदिकाल को शुरू किया जा रहा है दोस्तों। आदिकाल तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसका समय जो है किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, संवत 1050 से संवत 1375 तक। ठीक है, संवत है, संवत 1050 से संवत 1350 तक। चलिए यहाँ से एक एक पॉइंट को देखते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट है अपभ्रंश। पहले जो है बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। जी हाँ, अपभ्रंश जो है पहले, अपभ्रंश भाषा जो है पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। चलिए, ये आप हरे रंग में देख रहे हैं, और ये जो है परिभाषा है। जहाँ जहाँ हरा रंग का ऐसा आप लिखा देखेंगे वो परिभाषा होगी दोस्तों। ये कहा गया है आध्यात्मिक रंग के चश्मे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में एकदम ज्वलंत उदाहरण है दोस्तों। कहा गया इसमें आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये किसने कहा है? इसमें चश्मा वश्मा कह दिया गया है तो थोड़ा सा ये ज्वलंत उदाहरण बन जाता है, परिभाषा बन जाती है, और परीक्षा में आपकी बार बार पूछी जाती है। तो जहाँ चश्मा वश्मा का नाम आ जाए वो परिभाषा किसी की होगी दोस्तों, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की होगी दोस्तों। वो किसकी होगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जहाँ जहाँ भैया देखना चश्मा, याद करना चश्मा पहनने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अर्थात चश्मे वाली परिभाषा, चश्मे वाली कहावत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और पॉइंट को। तो यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं, जरा सा ध्यान दोगे आप इस पर। ये आदिकाल की पंक्तियाँ हैं, और पंक्तियाँ लिखकर परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं इसको किसने लिखा है। तो सबसे पहले है पंडित साल सत्य बखाड़ई देहई रुद्ध बसंत न जानई। ये लिखा है सरहपा ने। सरहपा जो है आदिकाल के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने लिखा है पंडित साल सत्य बखाड़ई। पंडित जो है सब कुछ सत्य बखाड़ता है, सब कुछ सत्य बोलता है। देही विरुद्ध बसंत, लेकिन आपके देह में ही बुद्ध यानी ईश्वर बसते हैं, उसको वो नहीं जान पाता है। इन्होंने इस प्रकार कटुक्ति बोला है, आलोचना किया है। आगे इनकी ही पंक्ति है जहिमन पवन न संचरई रविशस ना ही पवेश। ये तो प्रसिद्ध है, फिलहाल इसको पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो आप जानेंगे सरहप्पा ने लिखा है। जी हाँ, सरहप्पा कवि ने लिखा है जहिमन पवन संचरी रविशेष ना ही पवेश। एक और लाइन है, तो फिलहाल इतना ही आप याद रखिए, ज़्यादा नहीं। आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोर अधारे चंद्रमणि जिम उज्जोई करे। ये है घोर अंधकार में जो है चंद्रमणि जो है वो अजोर कर देता है। तो ये भी सरहपा की लिखी हुई है। 3 पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार। पंक्तियाँ तो बहुत है दोस्तों, लेकिन हम ढूंढ के आपके लिए 3 पंक्ति केवल लाए हैं जो परीक्षाओं में बार बार आया हुआ है। तो है पंडित साल सत्य बखाड़ी, जहिमन पवन न संचरी, घोर अधारे चंद्रमणि। ये तीनों पंक्तियाँ किसकी है? सरहपा की। आइए विद्यापति पर नजर डालते हैं, विद्यापति को देखते हैं। विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गाँव के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने जो लिखा है वो मैथिली भाषा में अधिकतर लिखा है। तो इन्होंने लिखा है मैथिली भाषा नहीं बल्कि देसी भाषा को प्रिय बताते हुए लिखा इन्होंने, देसिल बैना सब्जन मिठा ते जमपइयों तैसन अहट्ठा। उन्होंने कहा देसी भाषा सबके लिए प्रिय होती है और उसी को सबको बोलना चाहिए। तो किसने लिखा? विद्यापति ने लिखा। हिंदू बोले दूरहि निकार छोटे तरुका भभकी मार।
कीर्तिलता का है। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति ही हैं। इन्होंने अपनी कीर्तिलता में लिखा है, हिंदू बोले दूरहि निकार, छोटे तरुका भभकी मार। याद रखिएगा। तो ये विद्या, सबका अर्थ नहीं बखान करेंगे दोस्तों, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे भी ये लंबा वीडियो है। आगे है सरस बसंत समय भल पावली, ये पदावली से है, इसको लिखने वाले भी विद्यापति हैं, सरस बसंत समय। चलिए आगे है कलि कहत पिए सांझ हीरे, जबई मारो देश, ये पदावली से है। ये थोड़ा आप 2-4 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सब विद्यापति ने लिखा है। और आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आप देख लीजिए ध्यान से कि जब भी कोई पहेली हो, बुझनी हो, तो उसको जो है जान लीजिए अमीर खुसरो ने ही लिखा है। एक ट्रिक अपने दिमाग में बसा लीजिएगा दोस्तों। तो पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं इनकी सभी रचनाएं, सभी ये पंक्तियां पहेलियां हैं। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल घिरे, थाल हिले, थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, बुझो क्या। ये बुझनी है, मुकरी है, इसको मुकरी कहा जाता था उस समय। तो ये है बुझनी। और है एक नार ने अचरज किया, ये भी बुझनी है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। अगला है गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, ये भी खुसरो ने लिखा है अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर। अगला है मेरा उबना नवलेर भयो है गुलाल, ये भी आपका अमीर खुसरो ने लिखा है। आगे है जे हाल मिसकी मुकुंद, तगा फूल दुराए नैना बनाए बतियाँ, ये भी आपका जो है अमीर खुसरो का है। 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षाओं में कई बार आ चुकी है। बात करते हैं चंद बरदाई के बारे में, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? मनहु कला सभासन कला 1600 बनिए, बिहस कमल सुगी भ्रमर बेनु खंजन, ये लिखा है किसने? चंद बरदाई ने। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चौदिस, तो चौहान का नाम आ जाए, पृथ्वीराज चौहान का नाम आ जाए तो चंद बरदाई ही लिखने वाले होंगे। और है अट्टिराज पृथ्वीराज बाग मानो लघबीर नट, यहाँ भी पृथ्वीराज का नाम है। पृथ्वीराज का नाम अगर किसी लाइन में आ गया तो उसको लिखने वाले चंद बरदाई ही होंगे। इसको आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। आइए तो कड़हप्पा की कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी। एकड़ा किंजई मंत्र, जबड़ा आ जाए, एकड़ा किंजई मंत्र तंत्र, और होली डोगबी तो पुहिक सद्भावे, सदगुर पाओ पाए जाए पुरी। ये सब पंक्तियाँ आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। नगर बाहिरे डोंबी तेहिरे कुंडिया छई, छोई जाए सो बाया नड़िया, जिमी लोड़ विलेजड़ी पाड़ यही तिम धरड़ी लीजिए। इसको एक बार देखना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा इसको वीडियो पुश करके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समय नहीं गंवाना है इसमें दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। और एक कवि है लुइपा, जी हाँ सिद्ध कवि हैं। कड़हप्पा, लुइपा, डोम्भिपा ये सभी सिद्ध कवि हैं। तो सबको देखते हैं सरसी निगाह से। तो लुइपा की पंक्तियाँ देख लें। लुइपा की पंक्ति है कागा, कागा को का लिखें, काया तरुअर पंच बिडाल, और दूसरा है भाव न होई अभाव रजाई, तो ये लुइपा ने लिखा है। डोम्भिपा का देखिए गंगा जमुना, जमुना को जमुना लिखे हैं, गंगा जमुना माझे बहाई रे नाई, गंगा जमुना के माझे में नाय जो है वो बह रही है, ऐसा डोम्भिपा ने लिखा है। विरूपा का देखिए, सभी सिद्ध कवि हैं दोस्तों। विरूपा का देखिए सहजे भर करी वारुणी साथ, ये विरूपा ने लिखा है। देवसेन का लिखा श्रावकाचार्य है, क्या आपको नहीं याद है? तो याद होना चाहिए। देवसेन एक कवि थे जिन्होंने लिखा है श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ। और उसी से पंक्ति ली गई है, जोड़िज सासड़ भयु सो भय कहियो सार, जो पालय सही भय को सो पर पाओ पार। ये जो है श्रावकाचार्य में लिखा है किसने? देवसेन ने दोस्तों। आगे है हेमचंद्र की पंक्तियाँ। भल्ला हुआ जो मारिया सख्या भाड़ा कंतु, तो ये हेमचंद्र ने लिखा है। पी संगम कौनिद्री, ये भी आपका जो है हेमचंद्र ने लिखा है। तो यहाँ पर जो है भल्ला हुआ मतलब अच्छा हुआ जो मारिया, सख्या माड़ा कंत माने मेरा पति। और यहाँ पी संगम कौनिद्री, तो पिया के संगम में कहाँ पर नींद आ सकती है, ऐसा कुछ कहा है किसने? हेमचंद्र ने। जगनिक की बात करते हैं तो जगनिक का बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जगनिक ने लिखा है दोस्तों, 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। आल्हा का एक छंद है, और आल्हा खंड लिखने वाले, परमाल रासो लिखने वाले कौन हैं? तो वो जगनिक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो आपको नोट करना है, या फिर आपको वीडियो को कई बार देख देख करके याद करना है। दो में से एक काम आपको करना ही होगा दोस्तों।
और आप जान सकते हैं अभी हाल ही में आपकी एक परीक्षा होने वाली है जूनियर सहायक शिक्षक भर्ती, उसमें अगर हिंदी सब्जेक्ट से हैं आप तो इसमें से बहुत ही आपको मदद मिलेगी। साथ ही टीजीटी पीजीटी इत्यादि की नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ से आपको मदद मिलेगा दोस्तों। हर एक पॉइंट आपके लिए मददगार होगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिद्धों की संख्या। सिद्ध कवि हैं जिन्होंने मंत्र तंत्र के द्वारा अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त की, उनको सिद्ध कहा गया। और सिद्धों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो सिद्धों की संख्या 84 है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। 84 का नाम यहाँ लिखना पढ़ना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, वहाँ से नाम भी पूछा नहीं जाता है। फिर भी कुछ नाम हमने लिख दिया है। इनके नामों के अंत में अक्सर जो है पा लगा होता है, जैसे लोईपा, डोम्भिपा, सबरपा, कड़हपा, सरहपा, बिरूपा। और यहाँ देखिए कुछ नाम ऐसे जिनको पा नहीं लगा है, नागार्जुन, इंद्रभूति, जलंधरपा, संतिपा, शांतिपा, कर्णपा इत्यादि। ऐसे ही कवि के नाम होते थे सिद्धों के नाम। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 84 है। चलिए और बात करते हैं सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन हैं? तो सराह है, उन्हीं का दूसरा नाम सरोज ब्रज है। सराह या सरोज ब्रज हैं सबसे पुराने सिद्ध 84 में। गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है वज्रयान शाखा का एक रूप है ना। नाथ पंथ जो है किसका है? गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, अभी हाल ही में सुपर टेट में पूछा गया है। तो आगे है हठ योग का प्रवर्तक जो है कौन है? तो वो गोरखनाथ हैं। जी हाँ, गोरखनाथ हैं। आगे है नाथ पंथ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। नाथ पंथ पे सिद्धों की बात हो गई, जरा नाथ पंथ। नाथ पंथ में नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9। ना से नाथ, ना से 9 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नाथों की संख्या 9 है। और इसमें गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार कितने नाथ हैं, कौन कौन है नाम उनका? तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन, ये नवनाथ हैं। किसके अनुसार? गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार। और यहीं पर अगर बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य की, आप जानते हैं संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है। तो अपभ्रंश साहित्य की बात करते हैं। हिंदी के ठीक पहले अपभ्रंश है, उसमें हिंदी का थोड़ा मोड़ा मेल है, तो इसलिए अपभ्रंश से भी क्वेश्चन आता है, इसका अध्ययन भी हमको करना होता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? तो वो कौन है? स्वयंभू है। स्वयंभू है दोस्तों। आगे है स्वयंभू जो है 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है, इसको याद रखिएगा। किसका? जैन परंपरा, अपभ्रंश का भी और जैन परंपरा का भी प्रथम कवि किसको माना जाता है दोस्तों? तो स्वयंभू को भी माना जाता है। ठीक, स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन? एक है पौमचर्यु, एक है ऋठमेणीचर्यु, एक है स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद। तो तीनों को आप नोट कर लीजिए, देखिए लाल से लिखा हुआ है, जिसमें है पौमचर्यु, ऋठमेणीचर्यु और स्वयंभू छंद। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला वाला पौमचर्यु, बहुत बार पूछा गया है पौमचर्यु के रचयिता कौन है? तो स्वयंभू है। और ये भी पूछा गया पौमचर्यु में है क्या? तो पौमचर्यु में श्री रामचंद्र का चरित्र जो है बहुत प्रमुखता से दर्शाया गया है, याद रखिएगा। इसमें पौमचर्यु में। तो अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो धन्य है, और आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिलने वाला है आदिकाल से। और एक ही बार में पढ़ के आप आदिकाल का छुट्टी कर देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए और लास्ट तक देखिए आपको कितना लाभ होता है दोस्तों, बहुत लाभ होगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, पौमचर्यु में रामचरित्र का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति आती है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। कहा गया स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि तथा व्यास हैं। पूछा गया है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? तो फिर स्वयंभू को। और क्या है, अपनी भाषा में, देसी भाषा में इन्होंने कहा है ना। चलिए, शिव सिंह सेंगर ने एक पॉइंट देखेंगे। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, शिव सिंह सरोज में पुष्य या पुण्य कवि को प्रथम हिंदी कवि माना है। किसने? पहला हिंदी कवि पुष्य या पुण्य माना है। किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है दोस्तों। तो जो है इन्हीं को जो है पुष्यदंत भी कहा जाता है। पुष्य या पुण्य को ही पुष्यदंत कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर पुष्यदंत जो है 972 ईस्वी की रचनाएं उनकी हैं, 972 के आसपास ये हुई है। उनकी रचनाएं हैं किसकी? पुण्य या पुष्य की या फिर पुष्यदंत की, तीनों का एक ही नाम है।
तो पुष्यदंत की रचनाएं हैं 63 महापुरुष, जी हाँ 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक है ना, ये महापुराण से संबंधित है। 63 महापुरुष गुणालंकार किसने लिखा है? पुष्यदंत ने लिखा है। और क्या है? लय कुमार चरिव किसने लिखा है? पुष्यदंत ने लिखा है। और क्या है? जसहर चरिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। जसहर चरिव के रचयिता कौन है? तो पुष्यदंत हैं। 3 रचनाएं इनकी हैं, आपको मिल चुकी। 3 रचनाएं स्वयंभू की और 3 रचनाएं पुष्यदंत की। स्वयंभू की सबसे फेमस रचना पौम चरिव है, जिसमें राम का वर्णन है। पुष्यदंत की सबसे फेमस रचना जसहर चरिव है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है। अपभ्रंश और आहट में चौपाई जो है, आप जानते हैं जनरली वैसे सामान्य तौर पर चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। लेकिन अगर अपभ्रंश या आहट में, सबसे पहले अपभ्रंश तब होता, आप जानते हैं संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आहट आता है। तो अपभ्रंश और आहट दोनों भाषाओं में जो चौपाई छंद होता था वो 16 मात्राओं का नहीं होता था, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौपाई जो है उस समय 15 मात्राओं का छंद था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अपभ्रंश और आहट भाषा में चौपाई जो है वो 15 मात्राओं का था। और बात करते हैं इसमें पुष्यदंत को, जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से, तो पुष्यदंत जो है वो हिंदी के भवभूति हैं। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा कहीं न कहीं। किसको हिंदी का भवभूति कहा जाता है? पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। भवभूति वैसे संस्कृत के कवि थे, संस्कृत के आचार्य थे, जिन्होंने लिखा है उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव। ये 3 रचना लिखे हैं, संस्कृत के आचार्य हैं। तो वैसा ही काम यहाँ पुष्यदंत ने किया, इसलिए पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है दोस्तों। और देखिए आगे, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवियों को भाखा की जड़ कहा है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पुष्य या पुष्यदंत ने स्वयं को क्या क्या कहा है? स्वयं को, अपने आप को इन्होंने कहा, क्या क्या कहा? इन्होंने कहा है अभिमान मेरु, ठीक। इन्होंने कहा है काव्य रत्नाकर और इन्होंने कहा कविकुल तिलक। तीनों अपने आप को स्वयं इन्होंने कहा है, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक। तो पूछा जा सकता है किसने अपने आप को काव्य रत्नाकर कहा? तो वो है पुष्य या पुष्यदंत या पुंड। चलिए आगे देखिए, हरिसेन ने अपनी रचना धम्म परीक्षा, धर्म परीक्षा को धर्म परीक्षा लिखा गया, आहट का इसमें है थोड़ा सा। तो हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों को दर्शाया है। 3 कवि हैं अपभ्रंश के दोस्तों, कौन कौन? एक चतुर्मुख हैं, एक स्वयंभू हैं, एक पुष्यदंत हैं। तो चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत तीनों अपभ्रंश के मेन कवि हैं, मुख्य कवि हैं, जिसमें चतुर्भुज का तो नहीं, लेकिन स्वयंभू और पुष्यदंत का परिचय हमने आपको दे दिया है। स्वयंभू की मेन रचना है पौम चरिव, पुष्यदंत की मेन रचना है जसहर चरिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको क्या मिलता है? आगे बढ़ने पर हमको कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? तो यहाँ पर कहा गया है स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्धड़िया बंध वाला। जी हाँ, स्वयंभू ने चतुर्भुज को, जो भी चतुर्भुज ही एक अपभ्रंश के कवि हैं, उनको पद्धड़िया बंध, ये जो कि 16 मात्रा का होता था। यहाँ बंध माने छंद, आप समझेंगे, पहले छंद को बंध कहा जाता था। तो पद्धड़िया एक छंद था जो कि 16 मात्राओं का होता था। ये आपसे पूछा जा सकता है, पद्धड़िया छंद कितनी मात्राओं का होता था या पद्धड़िया किस भाषा में था? तो अपभ्रंश आहट में था, अपभ्रंश में था। और कै मात्रा? तो 16 मात्रा का। बाकी चौपाई 15 मात्रा का होता था, ठीक है ना। इसका प्रवर्तक जो है स्वयंभू ने किसको माना? चतुर्भुज को माना। पद्धड़ी छंद, पद्धड़ी छंद के निर्माता आविष्कारक कौन है? तो स्वयंभू ने चतुर्भुज को माना है। आगे बढ़ते हैं। धनपाल जो है वाक्यपति राज, धनपाल वाक्यपत के राजा मुंज, जी हाँ नाम याद रखिएगा, वाक्यपत के राजा मुंज के कवि सभारत्न थे। जी हाँ, धनपाल एक कवि हैं, ये भी अपभ्रंश के कवि हैं। इनका परिचय देते हुए आपसे इस पॉइंट में बताया गया है कि धनपाल जो थे वो वाक्यपति राजा मुंज के कवि थे और उनके सभा में रत्न के रूप में विराजमान थे। इन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। जी हाँ, मुंज ने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी। और धनपाल का ग्रंथ आप जान ही रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण अपभ्रंश का ग्रंथ है, भविष्यत कहा। जी हाँ, भविष्यत कहा। अच्छा, अपभ्रंश के तीसरे कवि जो है धनपाल के रूप में जो आप जिसे पढ़ रहे हैं, वो 10वीं सदी में
उन्होंने लिखा क्या? भविष्यत कहा, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसने लिखा? तो जिनदत्त सूरी ने लिखा। आगे चल के आपको इसका फिर से संग्रह मिलेगा। तो ये जो है यहाँ बताया गया है उपदेश रसायन रास जो है 1114 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम काव्य है। जी हाँ, उपदेश रसायन रास जो है जैन परंपरा का जो है क्या है दोस्तों? तो प्रथम काव्य है, या भ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए तेज बढ़ रहे हैं। आगे हैं शलिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास जिसने लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा है? शलिभद्र सूरी ने लिखा है। तो ये जो है 1184 को रास काव्य को हिंदी में परिवर्तन का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है ना। रास काव्य को हिंदी में उसका परिवर्तन किए, हिंदी में ढाल दिए उसको। कौन? शलिभद्र सूरी, जिनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। आगे हैं अब्दुल रहमान द्वारा लिखित, एक कवि और आ गए हैं। अब्दुल रहमान आदिकाल के कवि हैं जिन्होंने संदेश रासक लिखा है। बार बार पूछा गया संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है। ये जो है कैसा ग्रंथ है अगर बात करें तो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक। संदेश दिया गया है आपको। संदेश रासक जो है एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की, ध्यान रखिएगा, संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह दशा का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक पॉइंट को। पूरे आदिकाल की जड़ उखाड़ कर रख दे रहे हैं, हिला कर रख दे रहे हैं, आदिकाल को धुआं धुआं कर दे रहे हैं। तो ध्यान से लगे रहेगा हमारे साथ दोस्तों, और प्रत्येक पॉइंट को हम लोग निचोड़ कर रख देंगे। अच्छा, आगे है मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कौन? राम सिंह, जिनका समय है संवत 1057। अच्छा, मुनिराम सिंह की रचना जो है क्या है? याद रखिएगा, मुनिराम सिंह की रचना है पाउड दोहा। जी हाँ, ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। मुनिराम सिंह की रचना है पाउड दोहा। ठीक। अच्छा, दोहा काव्य का आरंभ जो है जोइंदू कवि से माना जाता है। किसका? दोहा काव्य का। दोहा एक छंद है ना, और उस छंद का, उसको काव्य का आरंभ जो है जोइंदू कवि से माना जाता है। और इनकी जो रचना है किसकी? जोइंदू कवि की। दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार। याद रखिएगा, जोइंदू कवि की दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे आपका है जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल में 9 कवियों को शामिल किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमने आपको कहा था अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपको बार बार मिलेगा। तो आदिकाल में कुल मिला के इन्होंने 9 कवियों का जिक्र किया है। पुष्य कवि या फिर पुष्यदंत, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास चंद्र जगनिक जो कि आल्हा के लिए जाने जाते हैं, सारंगधर और जोधराज, ये 9 कवि को माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया मिश्रबंधु ने 19 कवियों को स्वीकार किया। कहाँ? आदिकाल में, अपने दूसरे संस्करण में। ठीक ना, मिश्रबंधु विनोद में। तो इसमें कवियों का नाम है, सरसी निगाह से हम देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। तो यहाँ है साईदान चारण संबत सार, अकरम फैज बर्तमाल, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। यहाँ उनकी एक रचनाएं हैं, यहाँ उनका नाम है जगनिक, तो आल्हा जिसके परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, भूपति भगवत दशम स्कंद भास, नरपत नाल बीसल देव रासो, नल्ल सिंह भाट विजयपाल रासो, सारंगधर हमीर काव्य, मुल्ला दाऊद तो नूकर चंदा की प्रेम कहानी से चंदायन नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद का आप पढ़ चुके, गोरखनाथ का 40 ग्रंथ। चलिए, अच्छा अब और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की रचनाओं को 2 भागों में बांटा। किसमें? एक भाग बनाया अपभ्रंश की रचना और एक भाग बनाया देश भाषा की रचना। आप जानते हैं अपभ्रंश के तुरंत बाद हिंदी शुरू होती है, तो हिंदी में अपभ्रंश भाषा की भी कुछ रचनाएं शामिल होती हैं और कुछ उस समय की देश भाषा की रचनाएं भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन दोनों भाषाओं की रचनाओं को अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। अच्छा, इसमें जो है अपभ्रंश की जो है रचनाएं हैं, उसमें जो मेन है वो रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपता का। बाकी और जो बचती हैं सब रचनाएं आदिकाल की देश भाषा में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद जी ने 9 कवियों को शामिल किया। हजारी प्रसाद जी ने भी 9 कवियों को शामिल किया है। ठीक ना, आगे देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। तो हेमचंद जो है सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह व उनके भतीजे ने
राम भतीजे ने उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में इनका व्याकरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। हेमचंद्र का क्या है तो सिद्धा शब्दानुशासन है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। शब्दानुशासन जो है किसकी रचना है, तो शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र की रचना है, याद रखिएगा। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब कुछ नहीं। हेमचंद्र की और पुस्तकें देखते हैं तो इसमें है कुमारपाल चरित, और इसी में है आपका योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण है, छंदानुशासन है और देसी नाम माला कोश है। और यहाँ पर आपका कुमारपाल चरित और देसी नाम माला कोश ये दोनों महत्वपूर्ण है। फिलहाल सबको देख लीजिए। हेमचंद्र की पुस्तकें कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश। चलिए आगे और बात करते हैं। तो हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। पाणिनि आप जानते हैं संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। और यहाँ पर हेमचंद को प्राकृत एक भाषा है, प्रकृति नहीं है दोस्तों, प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ। तो सोमभद्र सूरी गुजरात के जैन साधु थे। कौन? सोमभद्र सूरी, जिनकी रचना है कुमार प्रतिबोध। जी हाँ, सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमार प्रतिबोध। आगे बढ़ते हैं तो आगे हैं जैनाचार्य। जी हाँ, जैनाचार्य मेरुतुंग 1361 संवत में जिनका समय माना जाता है। इन्होंने लिखा प्रबंध चिंतामणि, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंध चिंतामणि का रचयिता कौन है तो जैनाचार्य मेरुतुंग। जी हाँ, नाम है मेरुतुंग। और है लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पैंगलम, जी हाँ, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा गया। पिंगल एक शैली थी दोस्तों आदिकाल की, जो कि मीठी। दो शैलियाँ थी, पिंगल और डिंगल। पिंगल शैली मीठी थी, डिंगल शैली कर्कश थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ पॉइंट को। तो यहाँ है, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है कि सिद्ध साहित्य सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि, इनका अन्य नाम है सरोजब्रज, राहुल भद्र। और सबसे पुराने सिद्ध जो हैं वो सरहपाद हैं। जी हाँ, सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, है ना। और सबसे पुराने सिद्ध का नाम क्या है? सरहपाद है। आगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, एक मिनट, ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित जो है वर्ण रत्नाकर, किसने लिखा? ज्योतिरीश्वर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम जो है दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे हैं बच्चन ने लिखा है। बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है आक्रोश की शाखा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो है किसमें? तो सरहपा में ही दिखाई देता है। आगे एक और सिद्ध हैं सबरपा। सबरपा की बात करते हैं। सबरपा जिनका समय 780 ईस्वी था। सबरपा जो है सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे, है ना। और लुईपा सबरपा के शिष्य थे, ठीक ना। लुईपा का स्थान जो है प्रथम है आदिकाल में। लुईपा के शिष्य डोंगीपा थे। डोंबिका जो है विरूपा के शिष्य थे। कण्हपा सर्वश्रेष्ठ थे, ये ना। चलिए तो आइए इनको जो है एक जगह समझ लेते हैं, ऐसे दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे दिक्कत होगी। कण्हपा के गुरु जलंधरपा थे। कण्हपा जो है बिहार के सोमपुरी में रहते थे। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कण्हपा पांडित्य व कवित्व में बेजोड़ थे, है ना। मतलब कण्हपा को राहुल सांकृत्यायन ने बहुत प्रमुख बताया है। चलिए अब गुरु शिष्य जान लेते हैं। बार बार पूछा था किसके गुरु कौन है, किसके शिष्य कौन है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ जो है गुरु शिष्यों का नाम हमने लिख दिया है। इनको ध्यान से एक बार देख लीजिए, बस खत्म हो जाएगा बात। यहाँ ऊपर जो है गुरु हैं। डोंगीपा के गुरु कौन थे? लुईपा थे। लुईपा के गुरु कौन थे? सबरपा थे। सबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा थे। यानी सरहपा का स्थान सबसे उच्च है। अलग बात करते हैं यहाँ पर। डोंबिका के गुरु कौन थे? तो विरूपा थे। कण्हपा के गुरु कौन थे? जलंधरपा थे, है ना। ये याद रखिएगा, गुरु शिष्य आपसे पूछा जाता है कि डोंबिका के गुरु कौन थे या लुईपा के शिष्य कौन थे। तो लुईपा के शिष्य डोंगीपा थे, सरहपा के शिष्य सबरपा थे, और सबरपा के गुरु सरहपा थे, और डोंगीपा के गुरु लुईपा थे। यहाँ डोंबिपा के गुरु विरूपा थे, विरूपा के शिष्य डोंबिपा थे, है ना।
और कणहप्पा के गुरु जलंधरप्पा थे और जलंधरप्पा के शिष्य कर्णधप्पा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने और अगले बिंदु को। तो ये रहा आपका कुछ इसमें रचनाएं हैं, कुछ खास बातें हैं जैन साहित्य के बारे में। दोस्तों जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य में एक आपका रिपदु रणरास है, रिपुदा रणरास है। दोस्तों इनकी रचनाएं जो है पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो रणरास है। अब बात करते हैं प्राचीन रास काव्य जो है अभिनय नृत्य गान है, ये कौन सा, जैन साहित्य का। आगे है अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ, ये इम्पॉर्टेंट है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, उपदेश रसायन रास, जिसके रचयिता कौन है, जिनदत्त सूरी। रचना भी आपको एक जगह मिल जाएगी दोस्तों, इसके लिए चिंता मत करिएगा। और दूसरा जो रचना संदेश रासक है, लेखक कौन है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, तो पंच पांडव रचित, पंच पांडव ने लिखा है, क्या लिखा है, सलिभद्र सूरी। सलिभद्र सूरी में जो है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ इसको माना जाता है, पंच पांडव ने लिखा है। आगे गणपति चंद्र ने सलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जी हाँ, किसने, गणपति चंद्र ने सलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली का संपादन जो है मुनिजिन विजय ने किया है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, बस एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिए दोस्तों। आगे हैं तो बात करते हैं आगे, तो देवसेन ग्रंथ, देवसेन का ग्रंथ कौन कौन सा है, तो सबसे फेमस तो श्रावकाचार है, याद रखिएगा। बाकी नय चक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्वसार है, ठीक है। और ये किसके शिष्य थे, तो माइल धवल के शिष्य थे, देवसेन माइल धवल के शिष्य थे। और नय चक्र जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसका है, तो देवसेन का है। श्रावकाचार भी इम्पॉर्टेंट है, देवसेन का ही श्रावकाचार रचना भी है। आगे बृहद नयचंद्र जो है माइल धवल, यानी बृहद नाम चक्र का वास्तविक नाम था, ठीक है। आगे बात करते हैं चंदन बाला रस, किसने लिखा, तो आसग ने लिखा। इसमें जो है जीव दया रास भी है, जीवों के ऊपर दया के ऊपर किया गया। इसमें 35 संछंद है दोस्तों। चंदन बाला रस किसने लिखा, आसग ने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो क्या है आगे, आगे क्या है, तो आगे जो है आपको मिलेगा कुछ ग्रंथ और उसके रचनाकार। स्थूलिभद्र रास किसने लिखा, जिनधर्म सूर्य ने लिखा। रेवंत गिर रास किसने लिखा, विजय सेन सूर्य ने लिखा। 4 कड़वकों में विभक्त है। कड़वक मतलब चौपाई दोहा, चौपाई दोहा उसको आजकल में कड़वक कहा जाता था। आबू रास कवि पल्हड़ ने लिखा। नेमिनाथ रास मुनि सुमतिगढ़ी ने लिखा। नेमिनाथ चौपाई विजयचंद्र सूर्य ने लिखा। और मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनी रुनुक्त, व एस माला, ये सभी लेखक हैं नेमिनाथ। ये सभी किसने लिखा, तो विजयचंद्र सूर्य ने लिखा है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप पूरा एक बार देख लेंगे तो आपकी काफ़ी मदद होगी। और रचना देखते हैं। कलछुली रास किसने लिखा, प्रजातिलक ने लिखा। गाय सुख माल रास किसने, देलहर ने लिखा। जिन पद्म सूरी पट्टकाभिषेक रास सरमूर्ति ने लिखा। जयति हुवड़ किसने लिखा, अभय देव सूर्य ने लिखा। पुराण सार किसने लिखा, चंद्रमुनि ने लिखा। और कड़वक चार्य किसने लिखा, कनका मारमुनि ने लिखा। और सुदंसण चरु ने किसने लिखा, कवि अड़यन अड़ादि ने लिखा। संघ पट्टक किसने लिखा, जिन वल्लभ सूर्य ने लिखा। योगसार किसने लिखा, तो प्रसिद्ध दोहाकार योगचंद्र मुनि ने लिखा। ठीक है दोस्तों, और कुछ रचना देखते हैं, सभी यादकालीन रचनाएं हैं। आगे है चाचरी कालस्वरूप कुलप एव एस किसने लिखा, जिनदत्त सूर्य ने लिखा। 3 रचनाएं हैं, चाचरी है, कालस्वरूप है, कुलप है, एव एस है, जिनदत्त सूर्य ने लिखा। ललित विस्तरा धूर्ताख्यान जसहर किसने लिखा, तो हरिभद्र सूर्य ने लिखा। जसहर चरु नहीं है, जसहर है केवल दोस्तों। रेमिड़ाह चरु या फिर संबोध प्रकरण किसने लिखा, तो ये भी हरिभद्र सूर्य ने ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा और है, बस रचनाएं को आपको देखना है ध्यान से। कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा, तो सोमभद्र सूर्य ने लिखा। स्थूलिभद्र फागु किसने लिखा, जिन पद्म सूर्य ने लिखा। जाम्बू स्वामी रासा धर्मसूरी। संघपति समरा रासा
अम्बक देव सूरी, नेमिनाथ फाग, राजशेखर सूरी, राजशेखर सूरी। फागु काव्य अब देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग फागु काव्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फागु काव्य क्या है? ये बसंत ऋतु का काव्य होता था, बसंत ऋतु की विशेषता को लिए हुए काव्य होता था, उसको फागु काव्य कहा जाता था। फागुन आप जानते ही हैं, फगुआ। तो फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन जो काव्य है वो जिन धर्म सूरी फागु है, जिन धर्म सूर्य ने लिखा है। बसंत विलास फागु जो है वो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है। श्रृंगारिक काव्य है, 84 छंद हैं। नाथ साहित्य में वज्रयान शाखा से निकला हुआ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ जो है वो नाथ साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आपका है हठ योगिनी के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से इसको देखिएगा तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। क्या है, आपसे कहा गया है, आपसे एक ही बात कही गई है कि हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ क्या होता है। तो हठ योगियों के अनुसार हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। हा माने सूर्य, ठा माने चंद्रमा। विशेष क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों। हा का अर्थ होता है हठ योगियों के अनुसार सूर्य, और ठा के बाद आने वाला ठा, ठठेरा वाला ठा का अर्थ होता है चंद्रमा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है षट चक्रों वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने चलाया। मत्स्येंद्र नाथ जो है गोरखनाथ पंथ के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ जो है मीननाथ, मच्छंदनाथ, अलोकितेश्वर नाथ, ये सभी नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो गोरखनाथ के प्रवर्तक जो है दोस्तों, गोरखनाथ पंथ के प्रवर्तक जो है गोरखनाथ थे, लेकिन अब की बार सुपर टेट में मत्स्येंद्र नाथ को सही किया गया दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी आगे आप समझ के चलिएगा। आगे है मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ अपने युग के नेता थे, ऐसा बोले हैं वो। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ अपने युग के नेता थे। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने लिखा है गोरखवाणी गोरखनाथ 14 ग्रंथों से हुई है। गोरखनाथ के ग्रंथ हिंदी में लिखित हैं। शब्द पद, शिष्य दर्शन और प्रणशकली, नवरय बोध, ये सभी जो है आत्मबोध, अभय यात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, महेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, ये सभी जो है गोरखनाथ के ग्रंथ हैं दोस्तों। आगे संस्कृत में जिन्होंने लिखा है विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। ठीक है, ये सभी लिखा है किसने? तो गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंतिम छोर की तरफ और कुछ और पॉइंट को देखते हैं। नाथों की संख्या 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह में ये इनका नाम दिया गया, जो आपको पहले बताया जा चुका है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी जो कहा है आपको पहले बताया जा चुका है। आगे जो है चौरंगी नाथ पूरन भगत के रूप में प्रसिद्ध हुए। नागार्जुन को रसायनी माना गया। और आगे बात करते हैं तो नाथ पंथ के योगियों को जो है कनफटा कहा जाता है। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा कहा जाता है। भाषा इनकी सधुकड़ी थी। आप जानते हैं कबीरदास की भी भाषा आगे चल के भक्ति काल में सधुकड़ी होगी। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनकी कृति है काल ज्ञान निर्णय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रासो साहित्य में कुछ मेन बातें क्या है। रासो साहित्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विवरण जो है वीर गाथा काल के रूप में दिया है। शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रासक से बताने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त, नरोत्तम स्वामी, रहस्य से बताने वाले श्यामलाल दास, काशी प्रसाद जायसवाल, इन सभी ने जो है रासक शब्द से रास की उत्पत्ति बताई है। गारसा दत्तासी ने राजसूर शब्द से रासक शब्द की उत्पत्ति बताई है। हजारी प्रसाद ने, शास्त्री ने राजेश से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य राम शुक्ल ने रसायन शब्द से, नंदुलाल वाजपेयी ने रास से, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस शब्द से रास शब्द की उत्पत्ति बताई है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और अगले अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ रचनाओं को और उनके रचनाकारों को। तो दलपति विजय ने क्या लिखा? ये सब कवि हैं इधर बाएं तरफ। दलपति विजय ने लिखा है खुमार रासो, नोट कर लीजिएगा, राजस्थानी।
नरपत नाल ने लिखा है बीसल देव रासो। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ भट्ट ने लिखा जयचंद्र प्रकाश। मधुकर भट्ट ने लिखा जयमंक जस चंद्रिका। सारंगधर ने लिखा हमीर रासो, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नल्ह सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो, जिसको आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। और श्रीधर ने लिखा है रमणल छंद। आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं। पृथ्वीराज रासो प्रथम काव्य है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के पहले कवि हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और मिश्र बंधु ने भी कहा है वास्तविक प्रथम कवि चंद्रबरदाई को ही कहा है ना। चलिए, तो पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुक संकी संवाद के रूप में माना है। चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हन ने जो है इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था, पूरा इन्होंने नहीं किया था। बच्चन सिंह ने कहा है यह एक राजनीति काव्य है। बच्चन सिंह ने सबसे पहली सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपत नाल कृत बीसल देव रासो में मिलता है। 12 मास का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन। ठीक है दोस्तों। और देखिए कयमास बध, जी हाँ, कयमास बध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है, एक महत्वपूर्ण सर्ग है। सर्गों को पहले समय कहा जाता था दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने वीरकाव्य में प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित किया था। देखिए आल्हा खंड को किसने? परमाल रासो को किसने? जो कि जगनिक ने लिखा है। चार्ल्स इलियट ने, जो कि जिलाधीश थे कहाँ के? फर्रुखाबाद के, उन्होंने प्रकाशित किया था। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो को पौराणिक रचना माना जाता है। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णु, ये सभी इन्होंने पौराणिक रचना माना है। अप्रमाणिक किसने माना है? शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामलाल, गौरीशंकर इत्यादि ने जो है अप्रमाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ध प्रमाणिक रचना किसने माना है? तो मुंजन विजय, हजारी प्रसाद, सुनीत कुमार, दशरथ ओझा। तो हजारी प्रसाद को याद रखिएगा। हजारी प्रसाद ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है विद्यापति। इनके लिए देख लीजिए विद्यापति के बारे में। इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था, पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव के रहने वाले थे दोस्तों। इनके ग्रंथों को देखते हैं हम लोग। तो इनके ग्रंथ देखिए कितने हैं। कुछ संस्कृत में, कुछ अवहट्ट में है दोस्तों। तो पहले देखते हैं संस्कृत के। शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरिंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली और गाय पत्तलक, ये सभी संस्कृत की रचनाएं हैं। आगे है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति, शिव सिंह की कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका दोनों रचनाएं आप याद रखिएगा। बाकी पदावली, गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय गद्य, एक काव्य है, एक गद्य है। और संस्कृत भाग पद्य, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इतनी रचनाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा। किसकी रचनाएं हैं ये सभी? तो ये सभी जो है विद्यापति की रचनाएं हैं, जिसमें सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण ये पदावली है दोस्तों, मैथिली भाषा में लिखी गई है। अवहट्ट में कीर्तिलता है, याद रखिएगा। अवहट्ट भाषा की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका हैं और मैथिली भाषा की पदावली है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है आगे है विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे दोस्तों। दो लोगों के, दो राजाओं के। और क्या है? और हैं रहस्यवादी कवि इनको माना गया है। किसने? तो गिरियर्सन ने, नगेंद्र ने और जनार्दन ने। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। इंपॉर्टेंट है। जातीय कवि विद्यापति को किसने कहा है दोस्तों? तो बच्चन सिंह ने कहा है। अच्छा, और आगे बात करते हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक कहा है। किसको? विद्यापति को, हरप्रसाद शास्त्री ने। तो बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा, हरप्रसाद ने पंचदेवोपासक कहा। निराला को देख लीजिए, निराला ने क्या कहा? निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है। किसने? निराला ने। छायावाद के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है दोस्तों। चलिए आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है, इनको सिद्ध वाक्य कवि कहा है। और शुक्ल ने क्या कहा है? शुक्ल ने आध्यात्मिक रंग में, जो आप पहले पढ़ चुके हैं इसको दोस्तों, दोहराने की कोई बात नहीं है। जहाँ चश्मा आ जाए वहाँ रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विद्यापति जो है शैव संप्रदाय के कवि थे दोस्तों। किसके? शैव संप्रदाय के कवि थे। चलिए, इनकी कीर्तिलका की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में प्रकाशित हुई और हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अमीर खुसरो की दोस्तों। अमीर खुसरो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था, याद रखिएगा। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और ये आदि कवि कहे जाते थे। इनके ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, बहुत अधिक ग्रंथ हैं, जिसमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सुखने और गज़ल, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और गज़ल। और तूतिए हिंद के नाम से इनको जाना जाता है, तूतिए हिंद के नाम से, है ना। चलिए अब गोरखनाथ की बात करते हैं। गोरखनाथ की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ लाइन लिखा है, उनकी लाइन देख लीजिए। अवधू रहिया हाटे बाटे, जहाँ अवधू नाम आ जाए वहाँ पंक्ति किसकी होगी? गोरखनाथ की। बाकी सब आप समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं तो लौकिक साहित्य की बात करते हैं तो एक ये आपको इम्पोर्टेंट मिलता है, ढोला मारूरा दूहा, जिसके रचनाकार कल्लोल कवि हैं। जी हाँ, यह क्या है? तो यह एक प्रेम काव्य है जो कि दोहा छंद में लिखा गया है दोस्तों। यह ढोला नामक राजकुमार व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, ढोला मारूरा दूहा। और दूसरा देखिए, बसंत विलास श्रृंगार काव्य, यह 84 दोहों में है, 13वीं शती में। बसंत का स्त्रियों पर मनोहारी प्रभाव कैसे पड़ा उसको इन्होंने लिखा है। संपादन की बात करें तो केशवलाल हर्षदास जो है इसकी पंक्ति संपादन किया है और इसकी पंक्तियां हैं, यहाँ से पंक्तियां ली गई हैं। ईड़ी पर कोयल कुंजई पुंजई यावत मड़ोर, ये यहाँ की इसकी पंक्तियां हैं, बसंत विलास की पंक्तियां हैं दोस्तों। चलिए, तो ये कल्लोल कवि का ढोला मारूरा दूहा है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट में, अपने अंतिम छोर की ओर बढ़ते हैं और विविध की बात करते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा, पद्धड़िया और गेय, तीनों छंद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना ही छंद था, अपना स्वयं का छंद था, ठीक ना। आगे बात करते हैं, चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हिंदी के प्रथम कवि। तो कई लोगों ने हिंदी के प्रथम कई लोगों को बताया। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को बताया, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को बताया, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को बताया, गणपत चंद्रगुप्त ने सलभत सूर्य को बताया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को बताया। सब आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से, और नोट करने के बाद जो है आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा और कुछ पॉइंट बचा है, देख लेते हैं। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने सरहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि कहा है। किसने? भट्टाचार्य ने। कवि भुवाल हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने देश दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया था। किसने? भुवाल कवि ने भगवत गीता का अनुवाद किया था दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति कहा है, का युग कहा है। हजारी प्रसाद ने आदिकाल के आध्यात्मिक विरोधी तत्वाघातों का युग कहा है। किसको? आदिकाल को। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं ये। और चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल, ये सभी जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा था। खुसरो को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि कहा था। किसका? अवधी भाषा का दोस्तों। और यहाँ अंतिम में देखते हैं, अमीर खुसरो को कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लास्ट लाइन मिल गई है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने आज पूरे आदिकाल के गूढ़ रहस्यों को जान लिया। वीडियो को अगर समझ में आया हो अच्छी बात है, हो सके कभी टाइम हो आपके पास तो एक बार दोहरा के देख लीजिएगा, तो सारा तथ्य आपके समझ में आ जाएगा। अभी आदिकाल का एक वीडियो और बनेगा दोस्तों, जिसमें जो है शार्ट में हम सारी डिटेल उसकी जान लेंगे। ये लॉन्ग में है, इसका आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको इसका विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत मेहनत हमने किया है, बहुत मेहनत से सारा अपने हाथ से नोट लिखा है दोस्तों। आप जानते हैं यूट्यूबर अपने हाथ के नोट को बेचते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते हैं दोस्तों। अपने मेहनत के बल पे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलता हूँ मैं बाल मुकुंद, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।